हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो भाई अभी जो है आपका स्क्रीनिंग तो जो है वो अभी फ़िलहाल हटेगा या नहीं हटेगा जब तक आयोग का नोटिस नहीं आता। शासन का रखा है, लेकिन जो हमारा आयोग है जब वो कर देगा तब उसके बाद। लेकिन हाँ, जो आपका मेन सब्जेक्ट है उस पर आपकी कमांड अच्छी होनी चाहिए। जिनका हिस्ट्री का है तो उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है। बाकी जो यूकेपीएससी, यूके ट्रिपल एससी, जीएस वाला पोर्शन तो वैसे भी देता ही है। तो आगामी सभी एग्ज़ाम्स के लिए हम शुरू कर रहे हैं। यहाँ पे जीएस का, हिंदी का चलने वाला है, उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल, और उसके अलावा जो अदर एग्ज़ाम्स में हिंदी जिसमें भी आती है उन सभी के लिए शुरू कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी आपको कंटिन्यू मिलेंगी। बीच में थोड़ा सा गैप हो गया था और अब एक नई शुरुआत कर रहे हैं और हिस्ट्री से शुरुआत कर रहे हैं। हर एक सब्जेक्ट आपको कराया जाएगा। ये सारे के सारे क्वेश्चन पीवाईक्यू हैं जो किसी न किसी एग्ज़ाम्स में आए हैं। बाकी हमारे उत्तराखंड के जो पीवाईक्यू वाले क्वेश्चन मैं आपको सीरीज़ करा रही थी उसे भी कंटिन्यू करूँगी। हफ्ते में 1 या 2 लॉन्ग वीडियोज़ आपको देखने को मिलेंगे, पेपर्स। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस हड़प्पा केंद्र के बारे में माना जाता है कि मेसोपोटामिया के साथ सीधा समुद्र व्यापार था? तो ऐसा कौन सा हड़प्पा केंद्र है जिसके विषय में ऐसा माना जाता है कि मेसोपोटामिया के साथ सीधा क्या होता था, समुद्र व्यापार होता था? तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा लोथल। क्या है? लोथल, एकमात्र बंदरगाह हड़प्पा सभ्यता का। ठीक है, और पूरा अवशेष खंबात की खाड़ी में साबरमती की सहायक भोगवा नदी के किनारे हैं। लोथल से प्राप्त पुरातत्वविद अवशेष जिनमें जहाज़ों की आकृति वाले मृण मूर्तियाँ, खाड़ी देशों की मोहरें, ताम्र सिल्लियाँ, मणका निर्माण उद्योग के अवशेष मिले हुए हैं, जो ये बताते हैं कि लोथल सिंधु सभ्यता का एक प्रमुख नगर हुआ करता था। और इसकी विशेषता के आधार पर लोथल बाद में हड़प्पा संस्कृति की औद्योगिक बंदरगाह शहर के रूप में डेवलप हुआ। लोथल से प्रत्यक्ष रूप से मेसोपोटामिया के साथ व्यापार करने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अब आप मुझे ये बताइएगा कि जो लोथल है वो कहाँ पर है, कौन से स्टेट में है, कौन से राज्य में है? गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश। ऑप्शंस आपको दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ है? सो हल का टेराकोटा जो है वो कहाँ से प्राप्त हुआ है? हड़प्पा कालीन स्थल से। तो यहाँ पर अगर बात करते हैं तो ये है हमारा बनावली। कौन सा है? बनावली। सरस्वती के सूखे हुए क्षेत्र के लेफ्ट साइड यानी कि बाएं किनारे पर हरियाणा के फतेहाबाद में ये लोकेटेड है। तो ये कहाँ पर है भाई? हरियाणा के फतेहाबाद में। यहाँ उत्खनन से 3 स्तरीय संस्कृति अनुक्रम प्राप्त हुए हैं। प्री हड़प्पा यानी कि अर्ली हड़प्पा के, हड़प्पा और हड़प्पा के बाद का चोलिस्तान, और बनावली हरियाणा में। हल के टेरिकोटा का यहाँ से साक्ष्य मिला है। और जो कालीबंगा है ना, कालीबंगा राजस्थान में है, कालीबंगन, वहाँ से मनका या मक्का उगाने का साक्ष्य आपका कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो वो आपका कालीबंगन राजस्थान से प्राप्त हुआ है। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। देखो भाई, अगर मैं हड़प्पा सभ्यता की बात करती हूँ, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? इसका जो विस्तार है, हड़प्पा सिविलाइजेशन एक शहरी, हमारी क्या है, अर्बन सिविलाइजेशन है, शहरी सभ्यता रही है हड़प्पा सभ्यता। और इसका जो उत्तरी बिंदु है वो आपका माणा, ठीक है ना, माणा आपका हो जाएगा, ये आपका चेनाब रिवर जम्मू एंड कश्मीर वाले रीजन में। और साउथ इसका दायमाबाद महाराष्ट्र, जो कि आपका गोदावरी नदी है। और पश्चिम में ये आपका अगर बात करते हैं सुतका गेडोर, दाशक रिवर के किनारे पे आपका बसा हुआ सुतका गेडोर पाकिस्तान में है। और अगर बात करूँ ईस्ट में कहाँ तक इसका विस्तार था, तो आलमगीरपुर जो कि मेरठ उत्तर प्रदेश में, और ये हिंडन रिवर के किनारे, मतलब यहाँ चेनाब से लेकर गोदावरी और हिंडन से लेकर दाक्षस रिवर तक इसका क्या था, फैलाव था। ठीक है, तो ये होगी आपकी हड़प्पा सभ्यता कहाँ का था। सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता में सिंधु घाटी की सभ्यता में, इंडस वैली सिविलाइजेशन में जिस शहर की खोज हुई थी या आपका प्लेस की खोज हुई थी वो हमारा हड़प्पा सभ्यता ही था। 1921 में दयाराम साहनी ने की थी।
बिगेस्ट बिल्डिंग यहाँ से मिली है, एक सबसे बड़ी इमारत यहीं से मिली है। एक 12 कक्षों का 12 रूम्स ग्रेन यार्ड यहाँ से मिला हुआ है हड़प्पा से, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हड़प्पा के बारे में मैं थोड़ा थोड़ा बताऊंगी। तो बिगेस्ट बिल्डिंग 12 रूम्स ग्रेन यार्ड है, जिसमें बार्ले यानी कि जौ और वीट के यहाँ पे क्या मिले हैं, साक्ष्य मिले हैं। सबसे बड़ी इमारत 12 कक्षों का अन्नानागार हड़प्पा से मिला है, जिसमें जौ और गेहूं का एक तरीके से ये क्या था, आपका भंडार गृह, ठीक है। जौ और गेहूं यहाँ से मिले हैं। प्रमुख फसल इस सभ्यता की हुआ करती थी हड़प्पा की। और यहाँ से ग्रेव यार्ड यानी कि कब्रस्तान भी मिले हैं। R37 जिनको नाम दिया गया था, 20 कंकाल पूर्ण रूप से क्या हो चुके थे, नष्ट यहाँ से जो मिले हुए हैं। और 57 क्या मिले हैं, यहाँ पे कंकाल मिले, तो 57 में से भी 20 जो कम्प्लीटली खत्म हो चुके हैं। उर्वरता की देवी की एक मूर्ति आपको हड़प्पा से ही मिलती है। एक स्त्री के गर्भ से उगता हुआ पौधा इसमें दिखाया गया, स्टैच्यू ऑफ गॉडेस ऑफ फर्टिलिटी जिसे बोला जाता है। शंख का बना हुआ बैल यहाँ से मिलता है हड़प्पा से ही। और एविडेंसेस ऑफ हाउसेस ऑफ एम्प्लॉयज यानी कि कर्मचारियों के आवास के अवशेष मिलते हैं। मैक्सिमम नंबर्स ऑफ स्क्रिप्टेड सील्स, जो अभिलेख वाली सर्वाधिक मोहरें आपको हड़प्पा से मिलेंगी। बटन शेप्ड सील्स यानी कि बटन के आकार की जो मोहरें होती हैं वो भी कहाँ से, हड़प्पा से मिली हुई हैं। अब इसके बाद अगर मैं बात करती हूँ इसी बनावली की बात कर लेते हैं भाई। बनावली ये आपको पता ही है, R.S. बिस्ट ने इसकी खोज करी थी, हरियाणा में है ये, 1973 में खोज की थी। तो यहाँ से तिल, सरसों के ढेर, अच्छे किस्म की जौ आपको मिलती है, मतलब अवशेष मिले हुए हैं। सड़क और नालियों के अवशेष मिले हैं। सेलखड़ी की मोहरें मिली हैं। पक्की ईंटों के साक्ष्य मिले हैं बनावली से। मनुष्य और पशुओं की मूर्तियाँ भी मिली हैं। ठीक है भाई, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब यहाँ पर चलिए धौलावीरा की बात कर लेते हैं। तो धौलावीरा जो है वो 1990 से 91 के बीच में R.S. बिस्ट ने ही खोज की थी, जो कि गुजरात में है। और ये राखीगढ़ी के बाद भारत में सर्वाधिक विस्तारित स्थल है, ठीक है। राखीगढ़ी के बाद सबसे ज़्यादा जो विस्तारित है, फैलाव है, उसका है राखीगढ़ी। ये आपका हिसार हरियाणा में है। सबसे बड़ी एक तरीके से इसको भारत में सबसे बड़ी साइट माना जाता है, भारत के अंदर, है ना, हड़प्पा काली। और इसके अलावा यहाँ पर और क्या, भाई लोथल की बात कर लेते हैं। 1955 में S.R. राव ने इसकी खोज करी थी गुजरात में। और पोर्ट्स ऑफ दिस सिविलाइजेशन, ये इस सभ्यता का बंदरगाह था। विच वॉज कमर्शियल कैपिटल, जो कि एक तरीके से वाणिज्यिक या औद्योगिक कैपिटल, राजधानी भी हुआ करती थी। करेंसीज ऑफ पर्सियाज, यहाँ से जो है फारस यानी कि ईरान की करेंसी यानी कि मुद्राएं भी मिली हैं, अवशेष मिले हैं, एविडेंसेस मिले हैं लोथल से। एविडेंसेस ऑफ राइस ग्रेन्स यानी कि चावल के दानों के साक्ष्य भी आपको लोथल से ही मिलते हैं। एविडेंसेस ऑफ ममी, जो वो ममीज होती हैं इजिप्ट वाली, वहाँ से उसके साक्ष्य भी आपको लोथल से मिलते हैं। और युगल कब्रें, ड्वेट ग्रेव्स यानी कि जो कब्र होती है उसमें दो लोगों को एक साथ दफनाए जाने के साक्ष्य भी यहीं से मिले हुए हैं। बाजरे के दाने के साक्ष्य आपको यहीं से मिलेंगे। एक शब्द बोला था मैंने, कालीबंगन, जिसकी खोज 1953 में ए घोष ने की थी। और ये राजस्थान में है, गंगानगर डिस्ट्रिक्ट के अंदर। जो हमारा ये कालीबंगन है राजस्थान के अंदर, यहाँ से जुते हुए खेत के साक्ष्य, हल के निशान, हवन कुंड के साक्ष्य, काली मिट्टी की मोहरें, काली मिट्टी की बनी चूड़ियाँ, ईंटों के बने चबूतरे आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है भाई, इसके अलावा हम बात करते हैं एक और प्लेसेस हैं हमारा यहाँ पर, चन्हूदड़ो 1931 में जिसकी खोज होती है MG मजूमदार, जो कि करंट पाकिस्तान में है ना। ओनली रूरल साइट ऑफ दिस सिविलाइजेशन, इस सभ्यता का ग्रामीण स्थल कौन सा था, यही चन्हूदड़ो। कौन सा था भाई, चन्हूदड़ो था, चन्हूदड़ो, है ना। ये क्या था, ओनली रूरल साइट ऑफ दिस सिविलाइजेशन। हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता की एकमात्र ऐसा स्थल है जो ग्रामीण वाला था। कच्ची ईंटों के मकान, गोल ईंटों के साक्ष्य और कुशल कारीगर, मन के सीप के खिलौने, अस्थियों से बने उपकरण यहाँ से मिले हुए हैं। एविडेंसेस ऑफ बेंगल्स एंड लिपस्टिक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चूड़ी और लिपस्टिक के साक्ष्य आपको चन्हूदड़ो से ही मिलेंगे। बेलनाकार मोहरें, सिलेंड्रिकल सील्स भी आपको यहीं से मिली हैं। अ स्टैच्यू ऑफ पिक्चर ऑफ ए कैट फॉलोड बाय अ डॉग, यानी कि बिल्ली का पीछा करते हुए एक कुत्ते का चित्र भी आपको यहाँ से देखने को मिलता है।
इसके अलावा हम बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेस को अभी नहीं बताया, जो कि मोहनजोदाड़ो है। 1922 में आर.डी. बनर्जी ने, यानी कि राखलदास बनर्जी ने इसकी खोज करी थी। सिंधु नदी पाकिस्तान में है ये, ठीक है, जिसे मृतकों का टीला भी कहा जाता है। अब यहाँ पर जो है एक सबसे बड़ी बिल्डिंग जो है ग्रेन यार्ड, उससे भी बड़ा, मतलब हड़प्पा में मिला था, उससे बड़ा, सबसे बड़ा आपका यहीं से मिला हुआ है ग्रेट ग्रेन यार्ड आपको, जिसका जो आपका 45.71 मीटर लंबा और 15.23 मीटर क्या है, चौड़ा है। फेमस बिल्डिंग, सबसे बड़ी इमारत ग्रेट बाथ, विशाल स्नानागार आपको यहाँ से देखने को मिलता है, जिसकी जो 11.88 मीटर लंबा है, 7.01 मीटर चौड़ा है, 2.43 मीटर गहरा है स्नानागार। मतलब एक तरीके से आपका वो क्या बोलते हैं उसको, याद नहीं आ रहा मुझे, चलो छोड़ो। स्टैच्यू ऑफ नटराज, नटराज की मूर्ति गॉड ऑफ डांस करते हुए लॉर्ड शिवा को समर्पित है। स्टैच्यू ऑफ पशुपतिनाथ, मतलब आपके पशुपतिनाथ की मूर्ति यहीं से मिली, एक तरीके से लॉर्ड शिवा को ही यहाँ पे। स्टैच्यू ऑफ प्रेस्ट किंग, एक पुरोहित राजा की मूर्ति यहाँ से मिली मोहनजोदाड़ो से। स्टैच्यू ऑफ ए डांसिंग गर्ल, नृत्य करती हुई एक बालिका की मूर्ति जो कि ब्रॉन्ज यानी कि कांस्य की बनी हुई है, वो मिली है। बिल्डिंग ऑफ अ कॉलेज, एक महाविद्यालय भवन की बिल्डिंग भी आपको मोहनजोदाड़ो से मिलेगी। अब मिले हुए हैं, मतलब एविडेंसेस जो हैं, अगर आता है तो आप मोहनजोदाड़ो लगाएंगे। एविडेंसेस ऑफ अ वॉल, सॉरी, अ वेल इन एवरी हाउसेस, सॉरी मैं दोबारा बोल रही हूँ, एविडेंसेस ऑफ अ वेल यानी कि कुआ इन एवरी हाउसेस, प्रत्येक जितने भी वहाँ पे मकान होंगे वहाँ पर एक कुएं के साक्ष्य मिले, हर एक घर में। हॉर्स टीथ, घोड़े के दांत के साक्ष्य आपको मोहनजोदाड़ो से देखने को मिलेंगे। गीली मिट्टी पर कपड़े के निशान भी यहीं से मिले हुए, गले हुए तांबे के ढेर, और 2 एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल्स भी इसकी रही हैं, 2 प्रशासनिक राजधानी, ट्विंस कैपिटल इनको बोला जाता है, एक हड़प्पा को और मोहनजोदाड़ो, इन दोनों को क्या बोलते हैं, ट्विंस एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल्स। कमर्शियल कैपिटल लोथल गुजरात, क्योंकि वहाँ से होता था। अच्छा, जो ब्रिक्स यानी कि जो ईंटें यहाँ पे यूज़ होते थे ना, उनका जो रेशियो होता था वो 4:2:1 होता था, ये आपको यहीं से मिले हैं, मोहनजोदाड़ो से ही। अच्छा, एक और आता है हमारा रंगपुर, कौन सा आता है भाई, रंगपुर की हम बात कर लेते। 1931 में ये खोजा गया था, MS वॉट्स ने खोजा था, अहमदाबाद गुजरात के अंदर है। कच्ची ईंटों के दुर्ग, फोर्ट यहाँ से मिले, नालियों के अवशेष मिले, मृतभांड मिट्टी के बने हुए बर्तन यहाँ से इनके साक्ष्य मिले। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल लेते हैं। हमारा क्वेश्चन है, चलिए इसका तो हो जाएगा कि हल्का टेराकोटा प्राप्त हुआ है, तो बनावली हो जाएगा। निम्न में से किस हड़प्पाकालीन स्थल से एक युग्म समाधान मिला, एक युग्म समाधान, तो एक युग्म समाधान की अगर हम बात करते हैं तो वो है हमारा कौन सा, ड्वेट ग्रेव्स, यानी कि युगल की बात कर रहे हैं, युग्म वो है हमारा लोथल, ठीक है ना, कौन सा है, लोथल है। और ईंटों की पंक्तिबद्ध कब्र के प्रमाण यहाँ से मिले हैं, इसमें कंकाल के 3 जोड़े पाए गए थे, प्रत्येक में 2 लोगों को एक साथ दफनाया गया। और ऐसा माना है जो पुरातत्वविद हैं कि ये जोड़े के रूप में दफन होते थे, जबकि कुछ और विद्वान हैं, मतलब सबके अलग अलग तर्क है। इन युग्म समाधानों से सती प्रणाली का एक तरीके से सबूत मिलता है, अलग अलग तर्क दिए हैं। सिंधु घाटी 4 बड़ी प्राचीन शहरी सभ्यताओं का गृह था, निम्नलिखित में से कौन सा उनमें से एक नहीं है। सिंधु घाटी जो है ये 4 बड़ी प्राचीन शहरी सभ्यताओं का घर था, लेकिन इनमें से कौन सा एक नहीं है। तो देखो भाई, जो हमारी सिंधु घाटी सभ्यता है, बृहत्तर सबसे बड़ी, सिंधु क्षेत्र, मिस्र, मेसोपोटामिया, दक्षिण एशिया और चीन की, ये 4 प्राचीन शहरी सभ्यताओं में से सबसे बड़ा स्थल ये माना जाता है, ठीक है। तो इनमें से कौन सा नहीं है। सो क्वेश्चन नंबर 4 का यहाँ पर सी नहीं होगा, थर्ड वाला नहीं होगा, ये आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका कि जॉर्वे कल्चर एक चालकोलिथिक पुरातात्विक स्थल था जो वर्तमान समय में निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में है। जॉर्वे कल्चर एक चालकोलिथिक पुरातात्विक क्या था, स्थल था, जो कि अब किस राज्य में है वो आपसे पूछा गया। तो ये अब है भारत में महाराष्ट्र राज्य का एक बड़े क्षेत्र में मौजूद है, ऑप्शन आपका हो जाएगा बी। और उत्तर में मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में भी पहुंच गया है। और इसका नाम जॉर्वे की साइट के नाम पे रखा गया था। इस संस्कृति का प्रारंभिक चरण 1400 से लेकर 1000 पूर्व, और जबकि बाद का चरण 1000 से 700 ईसा पूर्व का माना जाता है।
निम्नलिखित में से सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह शहर कौन सा था? तो भैया बार बार बताने की तो ज़रूरत है नहीं, लोथल यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुर्ज़होम नवपाषाण युगीन स्थल डैश में स्थित है। तो बुर्ज़होम नवपाषाण युगीन स्थल जो हैं वो किस में स्थित है? तो ये आपका कश्मीर में खोजा जाने वाला पहला नवपाषाण स्थल था और ये शालीमार के प्रसिद्ध मुगल उद्यान से लगभग 5 किलोमीटर की दूर डल झील और जो जवरन पहाड़ियों हैं उनके बीच में एक करेवा पर स्थित है। बुर्ज़होम की खोज और खुदाई के बाद कश्मीर में अलग अन्य नवपाषाण स्थलों की भी खोज की गई थी। तो ये कहाँ पर है भाई? जम्मू एंड कश्मीर, आपने ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से जुताई वाले क्षेत्र के साक्ष्य मिले हैं? तो आप जल्दी से बताओ भाई कहाँ से मिले हुए जुते हुए खेत के साक्ष्य? सो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 आप लोगों के सामने है। बताया था जुते हुए खेत के साक्ष्य, हल के निशान, हवन कुंड के साक्ष्य, काली मिट्टी की मोहरें, काली मिट्टी की बनी चूड़ियाँ, ईंटों के बने चबूतरे। ऑप्शन हो जाएगा कालीबंगन, जो कि कहाँ पर है? राजस्थान में आपका लोकेटेड है ना। और यहाँ पर प्राप्त अग्नि वेदिकाएं उन्हीं के कारण तथा विश्व के पहले जोते गए खेत के कारण ये स्थान जाना जाता है। कालीबंगन का जो नाम है वो 2 शब्दों से ना, काली और भंजन। काली का अर्थ है काला और भंजन का मतलब चूड़ियों से होता है, वैसे कालीबंगन या भंजन ऐसा बोला जाता है। दाव जाली हैंडिंग नवपाषाण स्थल डैश में स्थित है। दाव जाली हैंडिंग, तो ये दो आपका है कहाँ पर? असम में है, ठीक है ना। कहाँ पर है? असम में है। भारत में द्विकंधे वाली कुल्हाड़ी और रस्सी से चिह्नित मिट्टी के बर्तनों की सूचना या जो जानकारी या जो अवशेष है वो यहीं से मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाकल्प को स्तनधारियों का महाकल्प के रूप में भी जाना जाता है। तो किसको जाना जाता है? क्वेश्चन नंबर 10। तो ये है आपका कौन सा? सीनोजोइक, नूतन जीवी क्रिटेशियस काल के अंत और डायनासोर के विलुप्त होने के लगभग 65 मिलियन वर्ष तक ये फैला था। सीनोजोइक को कभी कभी स्तनधारियों का युग कहा जाता है क्योंकि उस समय के दौरान सबसे बड़े भूमि जीव स्तनधारियों के रहे। वर्तमान पौधों की उत्पत्ति सेनोजोइक युग से ही मानी जाती है। अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से किस पुरातात्विक स्थल पर गर्त आवासों के प्रमाण हैं? निम्नलिखित में से किस पुरातात्विक स्थल पर गर्त आवासों के प्रमाण हैं? सो क्वेश्चन नंबर 11 करेक्ट आंसर बुर्ज़होम। क्या हो जाएगा? बुर्ज़होम। चलेगा, ठीक है ना। कश्मीर बोली में बर्च का पेड़ है। बुर्ज़होम का मतलब होता है कश्मीरी बोली में बर्च का पेड़, है ना। तो ये आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पाकिस्तान के किस प्रांत में प्राचीन सभ्यता का स्थल मोहनजोदाड़ो स्थित है? सो मोहनजोदाड़ो कहाँ पर है? क्वेश्चन नंबर 12। तो ये प्राचीन बस्ती पाकिस्तान के सिंध प्रांत का जो लरकारना डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर। ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर डी। यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में अपार ऐतिहासिक महत्व के कारण एक पुरातात्विक स्थल के रूप में इसे सूचीबद्ध भी किया गया और इस नगर को 1900 की शुरुआत में इसकी खोज तक हजारों साल की गंदगी और मिट्टी के नीचे दफन पाया गया था, है ना। और सिंधु नदी के पश्चिम में ये है। और चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में वैदिक सभ्यता डैश नदी के किनारे विकसित हुई है। भारत में जो वैदिक सभ्यता है वो किस नदी के किनारे पर डेवलप हुई है? विकसित हुई है। क्वेश्चन नंबर 13। सो क्वेश्चन नंबर 13 की अगर मैं बात करती हूँ तो यहाँ पर हो जाएगा सरस्वती, ठीक है ना। वैदिक सभ्यता प्राचीन भारत के इतिहास की सबसे प्रारंभिक सभ्यता है। इसका नाम हिंदू लोगों के प्रारंभिक साहित्य वेदों के नाम पर रखा गया है। सरस्वती क्योंकि पवित्र नदी मानी जाती थी, तो ये आपने ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेदांगों के संदर्भ में निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द अनुष्ठान को दर्शाता है? अनुष्ठान को कौन सा शब्द दर्शाता है? तो कल्प जो है ना, कल्प होता है, कल्प एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है उचित, फिट, सक्षम, पवित्र, उपदेश और ये जो अध्ययन के 6 वेदांग क्षेत्रों में से एक को संदर्भित भी करता है। तो ये करता है कल्प को। किसको करता है? कल्प को।
कल्पसूत्र कर्मकांड अर्थात वेद के अनुष्ठान भाग से संबंधित है। जो उपनिषद के ज्ञान कांड या ज्ञान भाग के अपोजिट है, विपरीत है। ये जो विशेष रूप से वैदिक ग्रंथों के उचित अनुप्रयोग के लिए अभिप्रेरित है। ब्राह्मणों की मुख्य पाठ्य अनुष्ठान कल्प सामग्री ही हुआ करती थी, जिसे सबसे पहले कल्पसूत्र नामक पुस्तक में व्यवस्थित भी किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस नदी को वैदिक काल में परुष्णी के नाम से जाना जाता था? तो प्राचीन नाम नदियों के, है ना, सरस्वती और सिंधु के साथ इन 5 नदियों में सप्त सिंधु का गठन हुआ है। सिंधु, इंडस और वितस्ते प्राचीन नाम वितासे या वितस्ते झेलम रिवर को बोला जाता था। पहले बात कर लेते हैं यहाँ पे परुष्णी, रावी रिवर को बोलते थे। ऑप्शन ए हो जाएगा। अब देखो भाई, यहाँ पर जो है अलग और भी नदियाँ जैसे अस्किनी, चेनाब, परुष्णी, रावी, वितस्ते, झेलम, विपासा, व्यास, सतुद्री, सतलज, गुमल, गोमती को, कुर्रम रिवर को दृष्टति, गग्गर या घग्गर रिवर को बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता की खोज सर्वप्रथम किस वर्ष में हुई थी? तो अभी जस्ट आपको बताया भी था कि जो हड़प्पा सभ्यता है इसकी जो खोज है वो R.D. बैनर्जी यानी कि 2 लोगों ने करी थी, लेकिन मोस्ट ऑफ द नेम जो मिलता है वो रखालदास बैनर्जी और उनके साथ में दयाराम साहनी ने 1921 में की थी, है ना। और यहाँ पर ये चीज़ ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है हमारा 70, निम्न में से कौन सा राजस्थान राज्य में स्थित एक परिपक्व चरण हड़प्पा सभ्यता स्थल है? निम्न में से कौन सा राजस्थान राज्य में स्थित एक परिपक्व चरण हड़प्पा स्थल है? सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, बी आपका कालीबंगन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। यहाँ पर ऋग्वेद को डैश पुस्तकों या मंडलों में विभाजित किया गया है। तो ऋग्वेद के अंदर जो मंडल आते हैं वो कौन कौन से मंडल आते हैं? सो यहाँ पर बात करते हैं 10 मंडल्स हैं, 10 मंडल्स की यहाँ पर बात की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, सुरकोटदा पुरातात्विक स्थल किस राज्य में है? तो इसके बारे में आपको मैंने बताया था। सुरकोटदा की बात करते हैं तो ये है हमारे गुजरात के कच्छ जिले के रापर तालुका में लोकेटेड है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जगपति जोशी ने इसकी खोज करी थी 1964 में। और पत्तन, जो सिंधु सभ्यता के पत्तन के अवशेष यानी कि उसके खत्म होने के अवशेष मिले वो यहीं से मिले हैं। एक व्यक्ति का वैदिक दृष्टिकोण और समाज से उसका संबंध जीवन के 4 उद्देश्यों से निर्धारित होता है। निम्न में से कौन सा इन उद्देश्यों में से एक नहीं है? सो 4 उद्देश्यों में से कौन से? देखो, वैदिक दृष्टिकोण के अकॉर्डिंग 4 पुरुषार्थ होते हैं, जीवन के 4 लक्ष्य हैं। धर्म, धार्मिकता, नैतिक मूल्य, अर्थ, समृद्धि यानी कि आर्थिक मूल्य, काम, खुशी, प्रेम, मनोवैज्ञानिक मूल्य, मोक्ष, मुक्ति यानी कि आध्यात्मिक मूल्य। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। धर्म मतलब धार्मिकता जो कि नैतिक मूल्य है। अर्थ मतलब समृद्धि, आर्थिक मूल्य। काम मतलब काम अर्थात खुशी और प्रेम, तो मनोवैज्ञानिक मूल्य। मोक्ष यानी कि मुक्ति, आध्यात्मिक मूल्य हो जाता है। सो ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर? क्वेश्चन नंबर 20 का आपसे पूछा है कि कौन एक नहीं है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये वाला नहीं है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष ये 4 आपके मूल्य होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21, वैदिक रचाओं के मुख्य संग्रह को कहा जाता था? जो वैदिक रचाओं के मुख्य संग्रह को डैश कहा जाता था क्या? सो इसको कहा जाता था संहिता। क्या कहते थे? संहिता। संग्रहित और सुसंपादित वैदिक साहित्य को संहिता कर्मकांडी ग्रंथ है और वे अनुष्ठानों के सामाजिक और धार्मिक महत्व की व्याख्या करते हैं। 4 वेद होने की वजह से 4 संहिताएं हैं। प्रत्येक संहिता की अपनी अलग अलग शाखाएं भी हैं और प्रत्येक संहिता में ब्राह्मण नामक ग्रंथ भी जोड़े गए हैं जिनमें मंत्रों और अनुष्ठानों पर क्या दी गई हैं? टिप्पणियां दी गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में ऋषि विश्वामित्र और देवी के रूप में पूजी जाने वाली 2 नदियों के बीच संवाद के रूप में एक भजन है। ये कौन सी नदियां हैं? जल्दी से बताइएगा। सो ऋग्वेद की अगर हम बात करते हैं कुछ सूक्त संवाद के रूप में है। सो यहाँ पर हो जाएगा व्यास और सतलज। क्या हो जाएगा? व्यास और सतलज।
सेल्ट एक नवपाषाण कालीन डैश है। सेल्ट क्या है? एक नवपाषाण कालीन क्या है? एक मकबरा है, एक घर है, एक उपकरण है या कलश है? सो यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो शेल्ट होता है वो क्या है? एक उपकरण है, ऑप्शन है। सॉरी, सी होगा। एक क्या है? थर्ड ऑप्शन है ना। ये पॉलिश दार पत्थर की कुल्हाड़ी या बसूला का सिरा है, जिसे लकड़ी के सॉफ्ट में लगाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। और ऐसा माना जाता है कि ये मुख्य रूप से पेड़ों को काटने या लकड़ी को आकार देने के लिए इसका यूज़ किया जाता था या होगा जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वेदांग नहीं है? क्वेश्चन नंबर 24। वेदांग की यहाँ पर बात हो रही है। वेदांग होते हैं टोटल 6। कौन कौन से होते हैं? शिक्षा, छंद, व्याकरण, निरुक्त, कल्प और ज्योतिष। सो करेक्ट आंसर कौन सा नहीं है? यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा आपका 4th यानी कि डी। पूर्व मीमांसा आपका क्या नहीं है? वेदांग नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वैदिक भजनों या मंत्रों के संग्रह को डैश कहा जाता है? तो यहाँ पर जो वैदिक भजन या मंत्र होते हैं उनके संग्रह को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? बलि, विदत, जाति या फिर संहिता। सो यहाँ पर अगर मैं बात करती हूँ वैदिक भजनों या मंत्रों का जो संग्रह होता है उसको क्या कहा जाता है? संहिता कहा जाता है। क्या कहते हैं? संहिता। नेक्स्ट हमारा है मेहरगढ़ नवपाषाण काल की बस्ती पाकिस्तान के डैश प्रांत में स्थित है। जो मेहरगढ़ है वो नवपाषाण काल की बस्ती है जो कि पाकिस्तान के कौन से प्रांत में लोकेटेड है अगर आपसे पूछता है। सो आपने ध्यान रखना है ये है आपका बलूचिस्तान में। कहाँ पर है? बलूचिस्तान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27। कार्बन काल निर्धारण यानी कि डेटिंग का क्या अर्थ है? कार्बन काल निर्धारण अर्थात डेटिंग का क्या मतलब होता है? तो यहाँ पर आपके ऑप्शंस दिए हुए हैं 1, 2, 3 एंड 4 यानी कि A, B, C, D। सो यहाँ पर अगर बात करते हैं हम कार्बन की, है ना, तो कार्बन एक रेडियोधर्मी समस्थानिक रेडियो कार्बन के गुणों का यूज़ करके कार्बनिक पदार्थ युक्त वस्तु की आयु निर्धारित करने की एक विधि, एक मेथड है जिसे रेडियो कार्बन डेटिंग कहते हैं। और डेटिंग पद्धति इस तथ्य पर आधारित है किस पर? कार्बन 14C14 रेडियोधर्मी जिसका स्थिर दर पर क्षय होता है। तो यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? बताइएगा। बहुत पुरानी वस्तुओं में कार्बन के विभिन्न रूपों की मात्रा को मापकर उनकी आयु की गणना करने की विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28। निम्नलिखित में से क्या हड़प्पा वास्तुकला में एक दुर्ग के भाग नहीं है? निम्नलिखित में से क्या हड़प्पा वास्तुकला में एक दुर्ग के भाग नहीं थे? तो देखो, हड़प्पा के आसपास पाए गए शहरों को हड़प्पा के रूप में जाना जाता था। उन्हें 2 श्रेणियों में बांटा गया था, गढ़ और निचला शहर। तो जो गढ़ होता था उसकी जो मुख्य विशेषता होती थी वो थी मिट्टी, ईंट, प्लेटफार्मों पर निर्मित ऊंची इमारतें थी जो निचले शहर से भौतिक रूप से बिल्कुल डिफरेंट थी। मोहनजोदाड़ो के निचले शहर में आवासीय भवनों का विस्तार हुआ करता था। तो यहाँ पर जनता के लिए आवासीय भवन, तो ये आपका क्या है? नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अथर्ववेद डैश खंडों का संग्रह है? 20, 15, 10 या 5। तो यहाँ पर अथर्ववेद की अगर मैं बात करती हूँ तो इसमें जो मंडल हुआ करते थे वो थे 20, है ना, अथर्ववेद। तो अथर्ववेद सबसे नया, सबसे नवीनतम वेद कौन सा है? चारों वेदों में नवीनतम तो ये हमारा अथर्ववेद है ना, न्यूएस्ट या लेटेस्ट वेद अमंग ऑल। इनमें सब में क्या है? इसमें मंत्र, ब्रह्म ज्ञान, जादू टोना, काला जादू, वशीकरण, मतलब आयुर्वेदिक उपचार, ये सारी चीज़ें होती हैं। जो व्यक्ति अथर्ववेद को पढ़ता है उसे ब्रह्म या ब्रह्मा कहा जाता है। और जो ब्राह्मण टेक्स्ट है, ब्राह्मण ग्रंथ है, वो है इसका गोपथ ब्राह्मण। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है हड़प्पा के लोग भारत में वर्तमान डैश से सोना लाते थे। तो हड़प्पा के लोग, एनसीईआरटी की बुकों में आपको ये देखने को मिलेगा अगर आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं। हड़प्पा के लोग भारत में वर्तमान डैश से सोना लाते थे। तो कहाँ से सोना लेकर आते थे? सो ये लेकर के आते थे कहाँ से? वर्तमान हड़प्पा युग के दौरान वर्तमान में अगर बात करते हैं तो कर्नाटक में कोलार से सोना लाया जा सकता था। इसके अलावा वे सिंधु नदी से भी सोना लाया करते थे। और तो यहाँ पर हो जाएगा थर्ड वाला। तांबा वो वर्तमान राजस्थान और ओमान से लाते थे। या आपको
सिक्स या सेवन्थ ऐसी कोई बुक है NCERT, उसमें मिलेगा। टिन और चांदी जो है वो अफगानिस्तान और ईरान से लाया करते थे, तो दोनों तीनों आपने याद रखने हैं। सोने की बात करेंगे तो कर्नाटक कोलार्स। सो यहाँ पे ध्यान रखना है, अगर आपसे पूछता है कि तांबा कहाँ से लाते थे, राजस्थान और ओमान से। टिन और चांदी अफगानिस्तान और ईरान से, और सोना तो कर्नाटक कोलार से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद डैश सूक्तों का संग्रह है। जो ऋग्वेद है उसमें कितने सूक्त हैं आपसे पूछा गया है। सो ध्यान रखना है, अगर ऋग्वेद की हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 1028 क्या है, सूक्त है, जिन्हें मंडल के रूप में 10 भागों में या 10 मंडलों में बांटा गया है, और 10,462 इसमें क्या है, मंत्र हैं, और मंत्रों में देवताओं की स्तुति की गई है। और जो भी व्यक्ति ऋग्वेद को पढ़ता था उसे पढ़ने वाले को क्या कहा जाता है, होत्र। क्या कहते हैं, होत्र या फिर होता। इसके ब्राह्मण वेद में जो ब्राह्मण टेक्स्ट हैं वो है ऐत्रेय ब्राह्मण और कौशिकीय ब्राह्मण, इसी का ही है। ब्राह्मण वेद या ब्राह्मण टेक्स्ट मतलब सिंपल डिस्क्रिप्टिव वर्जन ऑफ वेदा। जो वेद हैं उनका सरल व्याख्यात्मक रूप जो है वो है ब्राह्मण टेक्स्ट या ब्राह्मण ग्रंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनाम गांव भारत के किस राज्य में स्थित है। इनाम गांव की हम बात कर रहे हैं, तो इनाम गांव जो है ये आपको ध्यान रखना है महाराष्ट्र में है। ताम्रपाषाण हड़प्पा संस्कृति के बाद का एक कृषि प्रधान गांव और पुरातात्विक स्थल माना जाता है। भारत में सबसे बड़ी ताम्रपाषाण युगीन यानी कि चालकोलिथिक बस्तियों में से एक इसे मानते हैं। भीमा की सहायक नदी घोड़ नदी के दाहिने किनारे पर ये लोकेटेड है। इसे भीमा घाटी का क्षेत्रीय केंद्र भी माना जाता है। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है 33। भीमबेटका पुरापाषाण काल का एक प्रसिद्ध स्थल भारत के किस राज्य में स्थित है। भीमबेटका पुरापाषाण काल का एक प्रसिद्ध स्थल भारत के किस राज्य में है या किस राज्य में स्थित है। सो इसका ध्यान रखना है, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश। रॉक शेल्टर के रूप में भी इसे जाना जाता है। मध्य प्रदेश की रायसेन में एक पुरातात्विक स्थल है ना। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 34। निम्नलिखित में से कौन सी लिपि सभी आधुनिक भारतीय लिपियों की जननी मानी जाती है। तो ये है हमारी ब्राह्मी से ही देवनागरी, बंगाली, तमिल और मलयालम सहित अधिकांश वर्तमान लिपियों की मातृलिपि है। 1837 में जेम्स प्रेसप ने इसे पहली बार पढ़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से किस स्थल में है ना द ग्रेट, एक सेकेंड, इसमें आपको ध्यान रखना है द ग्रेट विशाल स्नानागार, द ग्रेट बाथ है ना, द ग्रेट बाथ विशाल स्नानागार पाया जाता है या पाया गया है। तो ये आपको बताया था मोहनजोदाड़ो। क्या हो जाएगा, मोहनजोदाड़ो, जिसे मृतकों का टीला कहते हैं। प्राचीन विश्व का सबसे पुराना सार्वजनिक पानी का टैंक किसे कहा जाता है। आमतौर पर किसी प्रकार के अनुष्ठान स्थान से जुड़ा हुआ माना जाता है इसे। 1922 में रखालदास बनर्जी ने इसको खोजा था और सिंध नदी के किनारे पर स्थित है। तो ये सारी चीज़ें आपने ध्यान रखनी है। देखो, मोहनजोदाड़ो की खोज वैसे रखालदास बनर्जी और दयाराम साहनी दोनों ने की थी, लेकिन अगर ऑप्शन में एक नाम दिया तो रखालदास बनर्जी चुनेंगे, और हड़प्पा की बात करते हैं तो वो दयाराम साहनी ने उसकी खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1920 के दशक में सिंधु घाटी सभ्यता के 2 प्रमुख शहरों की खोज हेतु उत्खनन ASI के किस महानिदेशक के नेतृत्व में हुआ था। तो ये हुआ था आपका ऑप्शन बी, जॉन ह्यूबर्ट मार्शल। जॉन ह्यूबर्ट मार्शल ने 1921-22 में एक उत्खनन अभियान का नेतृत्व किया, जिसके दौरान उन्होंने हड़प्पा, खोजकर्ता DR साहनी, दयाराम साहनी, इन्होंने करी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है, 1940 के दशक में किस ब्रिटिश पुरातत्वविद ने माना कि एक समान क्षैतिज रेखा के अनुदिश
यांत्रिक रूप से खुदाई करने के बजाय टीले की तरीके का पालन करना आवश्यक था। तो ये किसने ऐसा माना है? क्वेश्चन नंबर 37 R.E.M. व्हीलर ने। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 चारों वेदों में सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो चारों वेदों में सबसे प्राचीन वेद है हमारा ऋग्वेद है। और सबसे नया वेद कौन सा है? सबसे नया हो जाएगा अथर्ववेद। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है, निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल पर गोदी खाना था? तो ऐसा कौन सा हड़प्पा स्थल है जिसमें गोदी खाना हुआ करता था? लोथल। कौन सा हो जाएगा? लोथल। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन स्थल भारत में स्थित नहीं है? तो भारत में कौन सा स्थित नहीं है? मेहरगढ़। कौन सा? मेहरगढ़। ये नवपाषाण कालीन पुरातात्विक स्थल जो पाकिस्तान में बलूचिस्तान के कच्ची मैदान में है। ये बोलन दर्रे के पास सिंधु नदी के पश्चिम में और आधुनिक पाकिस्तान शहरों क्वेटा, कलात और सिबी के बीच में लोकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है, वैदिक आर्य सप्त सिंधु नामक क्षेत्र में रहते थे, जिसका अर्थ 7 नदियों द्वारा अपवाहित क्षेत्र है। 7 नदियों में से एक झेलम नदी है। इसका प्राचीन नाम क्या है? देखो, वेपासा का व्यास निवर हो जाएगी, परुषणी आपको बताया था रावी हो जाएगा, और अश्किनी ये आपकी चिनाब रिवर हो जाएगी, और वितस्ता यानी कि झेलम रिवर आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता की जल निकासी व्यवस्था के संबंध में दिए गए कथनों के आधार पर सही जो भी आपका विकल्प है वो चुनना है। कथन और फर्स्ट और कथन सेकंड दिया गया है। तो देखो भाई, हड़प्पा के अधिकांश शहरों में घरों के बाहर खुली जाल निकासी व्यवस्था हुआ करती थी। तो भाई खुली नहीं, वो बिल्कुल बंद हुआ करती थी, है ना। तो यहाँ पर जो सेकंड है, हड़प्पा सभ्यता में जल और अपशिष्ट घरों के बाहर से नालियों से निकलकर मुख्य भूमिगत नाली में चला जाता था। तो ये वाला सही है, बाकी खुली नहीं रहती थी, वहाँ पर बिल्कुल ढकी हुई रहती थी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छी व्यवस्थाएं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है, उस राज्य का नाम बताइए जिसने पहली बार युद्ध में हाथियों का इस्तेमाल किया था। बताइए भाई। क्वेश्चन नंबर 1 है। तो यहाँ पर जो हाथियों का यूज़ किया था सबसे पहले वो कौन था? सो यहाँ पे ध्यान रखना है, वो था हमारा मगध। कौन सा था? मगध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण आधारभूत सिद्धांत क्या माना जाता है? तो जैन धर्म के 5 सिद्धांतों में जो सबसे महत्वपूर्ण है वो कौन सा या क्या माना जाता है? तो ध्यान रखना है, सेकंड का हो जाएगा यहाँ पर अहिंसा। क्या हो जाएगा? अहिंसा। भगवान महावीर ने, है ना, कहा अहिंसा परमो धर्म। जैन धर्म ने पंचशील सिद्धांत बताए हैं और ये अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह, अचौर्य यानी कि अस्तेय और ब्रह्मचर्य है। तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्या है आपका? महत्वपूर्ण सेकंड वाला। भगवान महावीर की शिक्षाओं के संकलन को क्या कहा जाता है? तो भगवान महावीर की शिक्षाओं का जो संकलन है इसको क्या कहते हैं? इसको कहा जाता है क्या? जल्दी बताइएगा। आगम सूत्र। क्या कहते हैं? आगम सूत्र इसको कहा जाता है। और आगम सूत्र जीवन के सभी रूपों, शाकाहार के सख्त नियम, तप, करुणा, अहिंसा और युद्ध के विरोध में महान समाधान का ज्ञान प्रदान करते हैं। नेक्स्ट है, भगवान गौतम बुद्ध के जीवन काल के दौरान 7वीं और 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में कितनी महान शक्तियाँ, महाजनपद अस्तित्व में थे? तो उस समय की अगर बात करते हैं तो उस समय 16 राज्य या 16 महाजनपद हुआ करते थे। निम्नलिखित में से कौन सा राजशाही राज्यों में से एक नहीं है जो कि 7वीं और 6ठी सदी के शुरू में ईसा पूर्व भारत में मौजूद है? तो वो हमारा वैशाली। कौन सा? वैशाली। वज्जी संघ की राजधानी हुआ करती थी वैशाली। इसे 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास गणतंत्र शासन का पहला उदाहरण माना जाता है और गौतम बुद्ध ने 483 ईसा पूर्व में अपनी मृत्यु से पहले अपना अंतिम उपदेश यहाँ दिया। 383 ईसा में राजा कालाशोक द्वारा दूसरी बौद्ध संगीति यहाँ बुलाई, जिसे जैन और बौद्ध धर्म दोनों में एक महत्वपूर्ण स्थान बन जाता है।
हर्यक वंश का शासक अजातशत्रु किसका बेटा था? भाई हर्यक, अगर मैं बात करती हूँ हर्यक वंश का शासक अजातशत्रु, ये बेटा था यहाँ पर बिंबिसार का। बिंबिसार ने ही इसकी हर्यक वंश को एक तरीके से गठित किया था, और जो बिंबिसार था वो गौतम बुद्ध का समकालीन माना जाता है, और इसने अपनी गद्दी के लिए अपने अजातशत्रु ने अपने पिता की हत्या की, और इसकी हत्या इसके बेटे उदयन ने करी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्यक वंश से मगध के पहले शासक कौन थे? तो हर्यक वंश से मगध के जो पहला शासक वो अभी जस्ट बताया है वो था बिंबिसार। बिंबिसार के बाद अजातशत्रु, अजातशत्रु के बाद उदयन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डैश चौथी शताब्दी ईसा पूर्व मगध की राजधानी हुआ करती थी। सो क्वेश्चन नंबर 8, देखो मगध पर शासन करने वाला जो पहला शासक था, शासक वंश था बृहद्रथ वंश। इसकी प्रारंभिक राजधानी ग्रीवरज वर्तमान राजगृह हुआ करती थी। उदयन ने ग्रीवरज से अपनी राजधानी को पाटलिपुत्र में स्थानांतरित कर दिया, और शिशुनाग वंश ने राजधानी को फिर से पाटलिपुत्र से वैशाली स्थानांतरित करा। वैशाली महान मगध साम्राज्य की तीसरी राजधानी हुआ करती थी, तो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे राजगृह है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, चौथी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध की राजधानी डैश को स्थानांतरित कर दिया गया था, कहाँ से? सो उदयन ने जो है हर्यक वंश का एक भारतीय शासक जिसने 460 ईसा पूर्व से 440 ईसा पूर्व के दौरान मगध पर शासन किया। अजातशत्रु का बेटा और राजा बिंबिसार का पोता, इन तीनों को मतलब वैसे इनको बोला जाता है पितृहंता, है ना, क्योंकि अजातशत्रु ने अपने पिता की, उदयन ने अपने पिता की हत्या करी थी। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर? क्वेश्चन नंबर 9 का कहाँ पे करी थी उसने? पाटलिपुत्र में। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? 4, ऑप्शन हो जाएगा डी, पाटलिपुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जैन दर्शन के अनुसार जिन शब्द का अर्थ है, जिन का मतलब क्या होता है? सो क्वेश्चन नंबर 10 का, जिन मतलब विजेता। जिन वह जिसने आत्म अनुशासन के माध्यम से लौकिक और भौतिक अस्तित्व पर विजय प्राप्त की और एक पारलौकिक और बाहरी आनंद की स्थिति प्राप्त की। जीन शब्द का प्रयोग विशेष रूप से तीर्थंकर फोर्ट मेकर के लिए किया जाता है ना, तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा सेकंड। नेक्स्ट है, निम्न में से किसने वैशेषिक दर्शन का मूल पाठ लिखा है? तो वैशेषिक दर्शन का मूल पाठ किसने लिखा है? ऋषि कणाद ने। किसने लिखा है? ऋषि कणाद ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पर, निम्न में से किस स्थल पर भगवान बुद्ध ने 4 महान सत्य पर अपना प्रथम उपदेश दिया था? तो ये है प्रथम उपदेश सारनाथ में, जिसे धर्म चक्र परिवर्तन की घटना, इस घटना को धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइडे स्पीच का युद्ध किन 2 राजाओं के बीच में हुआ था? है ना, हाइडे स्पीच। तो हाइडे स्पीच ये झेलम नदी के किनारे हुआ था, और महान सिकंदर और राजा पोरस के बीच 326 ईस्वी में। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका? सेकंड, सिकंदर और पोरस में। सिकंदर जीता, पोरस हारा। उपराकोट बौद्ध गुफाएं गुजरात के किस शहर में मिलेंगी? उपरकोट। उपरकोट गुफाएं गुजरात में जूनागढ़ के पूर्वी भाग में, जूनागढ़ बौद्ध गुफा समूह का एक ग्रुप है, एक भाग है। और बौद्ध गुफाएं वास्तव में गुफाएं नहीं बल्कि भिक्षुओं के क्वार्टर के रूप में उपयोग किए जाने वाले पत्थर से बने कमरों के 3 अलग अलग स्थान माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजा अजातशत्रु वंश के शासक थे किस? तो ये आपके हर्यक डायनेस्टी के थे। बिंबिसार का बेटा था महावीर। जैन धर्म में महावीर और गौतम बुद्ध के समकालीन इनको माना जाता है। प्राचीन चंपा शहर को डैश महाजनपद की राजधानी माना जाता है? प्राचीन चंपा शहर को तो डैश राज्य की राजधानी से माना जाता है। ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर अंग की। किसकी? अंग की। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है 17, पक्की मिट्टी यानी कि टेराकोटा के मंदिरों के लिए प्रसिद्ध विष्णुपुर निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो ये वेस्ट बंगाल में है। कहाँ पर है? वेस्ट बंगाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस बौद्ध स्थल पर गौतम बुद्ध ने सबसे पहले धर्म का प्रचार किया था?
तो धर्म का प्रचार सबसे पहले उन्होंने जो किया था, पहला उपदेश जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन या गति का पहिया भी इसे इसके नाम से जाना जाता है, वो है सारनाथ। बौद्ध वास्तुकला में स्तूप को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए भक्तों के लिए पैदल मार्ग क्या कहलाता था? तो जो पैदल मार्ग था वो था मेधी। क्या था? मेधी। और नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन से वर्ण को उत्तर वैदिक काल में उपनयन संस्कार के अनुष्ठान की अनुमति नहीं थी? तो यहाँ पर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य को तो ये अधिकार था, लेकिन शूद्रों को उपनयन संस्कार का अधिकार नहीं था। और उपनयन संस्कार वैदिक परंपरा की एक अनुष्ठानिक प्रक्रिया हुआ करती थी। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा? शूद्र। महाजनपद काल के दौरान वज्जी गणराज्य की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी? तो वज्जी की जो है वो है वैशाली, ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा, अजातशत्रु ने निम्नलिखित में से किस पर आक्रमण करने के संबंध में वाससाकर नामक अपने मंत्री को बुद्ध के पास उनका परामर्श लेने के लिए भेजा था? तो ये अजातशत्रु राजा बिंबिसार के बेटे और गौतम बुद्ध और महावीर के समकालीन, ठीक है। अजातशत्रु वज्जियों पर आक्रमण करना चाहता था और उसने इस मुद्दे पर सलाह के लिए अपने मंत्री वासकार नाम का एक मंत्री को गौतम बुद्धा के पास भेजा था। तो यहाँ पर उनका परामर्श लेने के लिए भेजा। अब तो भाई उनके किस पर आक्रमण करने के लिए? तो आक्रमण यहाँ पर हो जाएगा किस पर? ऑप्शन डी, वज्जी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है, निम्नलिखित में से कौन प्राचीन भारत में जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे? तो 24वें तीर्थंकर बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, आप सभी जानते होंगे। और ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर वर्धमान महावीर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा भारतीय राज्य बौद्ध गुफा मंदिरों का घर है, जिन्हें बराबर गुफाओं के नाम से भी जाना जाता है, बराबर केव के नाम से भी जानते हैं? तो जहानाबाद डिस्ट्रिक्ट के आपका जो बिहार में जहानाबाद डिस्ट्रिक्ट है उसके मखदूमपुर क्षेत्र में ये लोकेटेड है ना। तो ये आपका हो जाएगा बिहार। और भारत में सबसे पुरानी जीवित रॉक कट गुफाएं हैं जो मौर्य साम्राज्य के काल की मानी जाती हैं। नेक्स्ट है, बौद्ध वास्तुकला में निम्नलिखित में से कौन सा एक ध्यान कक्ष और भिक्षुओं के रहने का स्थान है? तो ये है आपका विहार। क्या है? विहार। यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 से, बुद्ध डैश नामक एक छोटे से गढ़ से संबंधित थे? तो ये थे भाई साक्यगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से किस राजपूत राजवंश के शासकों ने जैन धर्म का संरक्षण किया था और जिनमें से एक जैन विद्वान हेमचंद्र से प्रेरित होकर जैन धर्म को अपना लेने की जानकारी भी मिलती है? चालुक्य वंश। किससे? चालुक्यों से। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सांची स्तूप की नींव निम्नलिखित में से किस राजा के द्वारा रखी गई थी? तो सांची स्तूप का निर्माण जो है 3री शताब्दी ईसा पूर्व में मौर्य शासक अशोक महान ने करा है। और ऑप्शन 1989 से सांची स्तूपा को यूनेस्को विश्व धरोहर में भी शामिल किया गया है। और ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सी। महाभाष्य के लेखक कौन थे? जल्दी से बताइएगा। महाभाष्य के लेखक पतंजलि। कौन थे? पतंजलि, ठीक है ना। ऑप्शन हो जाएगा थर्ड। और पाणिनि के ग्रंथ अष्टाध्यायी में से संस्कृत व्याकरण के चयनित नियमों पर एक टिप्पणी है। इसे संस्कृत व्याकरण पर किए गए सबसे आधिकारिक कार्यों में से एक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान एक अर्ध गोलाकार गुंबद संरचित स्मारक स्तूप के लिए प्रसिद्ध है? तो ये सांची ही है, ठीक है। महान स्तूप यूनेस्को विश्व धरोहर में भी इसे शामिल किया है। इस महान स्तूप का जो निर्माण है वो 3री शताब्दी ईसा पूर्व मौर्य सम्राट अशोक ने किया था। भारत की सबसे पुरानी पत्थर संरचनाओं में से एक और भारतीय बौद्ध वास्तुकला का एक महत्वपूर्ण स्मारक इसको माना जाता है। तो भाई यहीं तक आज क्वेश्चंस को रखते हैं, है ना। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चनों के साथ। हम हिस्ट्री को ही कंप्लीट करते हुए चलेंगे। सब सब्जेक्ट यहाँ पे कंप्लीट होंगे। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, हर एक चीज़ को कवर करेंगे, जो कि जीएस जो है वो आपके हर एक एग्जाम्स में आती है। 30 और 35 क्वेश्चंस की आपकी जीएस तो रहती ही रहती है
है ना। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, गुड नाइट। सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, गुड नाइट।